हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बैक बेंचर्स कैसे हो आप सब लोग? होप सब कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। बैक बेंचर्स एक बार आप सबका वापस हार्दिक 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 स्वागत है एक बार वापस हमारे इस चैनल पे। ओके 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 ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं वापस से अपनी जो जर्नी है। हमने स्टार्ट की है इंग्लिश की, काफ़ी सारी हमने अभी जैसे जैसे पेपर पास आ रहे तो हमको वैसे कहीं कहीं सीरियस होने पड़ेगा अपने एग्जाम के लिए। ओके, नया से चारा नहीं चलने वाला। सो काफ़ी हम मैं देखो फ्यूचर में भी और भी ज़्यादा कोर्सेज ला सकेंगे। और एक्चुअली आई थिंक इस सेशन के एंड तक तो हम फिलहाल यही कोर्सेज चला पाएंगे जो भी इग्नू के जो पर्टिकुलर है। बाकी उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि और भी जो हमारे डे टू डे लाइफ के रिलेटेड है, जीएस या फिर जीके या फिर कोई और सब्जेक्ट जो है हम उसको जाके डीप में जाके पढ़ेंगे। ओके, सो अभी तो हमारा जो इग्नू का कोर्स है वही चल रहा है। बट एक बात तो आपको, इग्नू इज वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट की बात देखोगे या फिर एस्पिरेंट्स की भी इंटरव्यू देखोगे तो उसमें उन्होंने बताया हुआ कि जो इग्नू का जो कंटेंट है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे वाले आने वाले फ्यूचर के लिए। सो इसको आप बिल्कुल ऐसे लाइट नहीं लेना, बिल्कुल सीरियस लेके पढ़ेंगे। ओके, जो हमारे जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ऑब्वियसली हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ उसको पता है। ऐसा नहीं हो कि कोई भी सब्जेक्ट सिर्फ आपको ऐसे ही दे दिया टाइम पास करने के लिए। ओके, तो हर एक सब्जेक्ट को सीरियसली लेना क्योंकि कहीं ना कहीं उसका हमारी लाइफ में आगे में रोल है। ओके, ज़्यादा ना ज्ञान देता हुआ आपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक लिटिल बिट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था। पिछले चैप्टर नहीं, जैसे आप सबको पता कि यस इंग्लिश में जो अगर आप इंग्लिश से जब बुक मंगवाते हो तो उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है, बट ज़्यादा थ्योरी दी होती है, लेकिन बुक से ज़्यादा इतना ज़्यादा समझ नहीं आता। तो इसके लिए हम इंग्लिश में पर्टिकुलरली सिर्फ इंग्लिश के लिए हेल्प बुक यूज़ करते हैं, राइट, जिससे हमको मतलब पॉइंट टू पॉइंट हमको पढ़ने के लिए मिले और जिससे हमारे स्टडी में आसानी हो। बट सिर्फ इंग्लिश के लिए बाकी जो सारे सब्जेक्ट है हमने पूरी बुक टू बुक अभी तक पढ़ी है। ओके, आई होप आप सबने वो वीडियोस देखी होंगी, सो कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। तो उसी के साथ चलते हैं। आज हमारा फर्स्ट जो मॉड्यूल है इंग्लिश का, मॉड्यूल या ब्लॉक बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। जो फर्स्ट ब्लॉक में जो 4 चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर है हमारे 5 चैप्टर। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है उस ब्लॉक का हमारे का नाम है क्या है, एक्सप्लोरिंग द क्या है, एक्सप्लोरिंग जॉब मार्केट। ऑब्वियसली जॉब मार्केट को एक्सप्लोर करना, मार्केट को एक्सप्लोर करना। मैंने आपको पहले भी कल बताया था कि हर एक सब्जेक्ट का हर एक पर्टिकुलर टर्म होती है। अगर इसमें मैं आपको मार्केट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं बाजार जाना। लाइक हर एक सब्जेक्ट का हर एक पर्टिकुलर अपने लिए टर्म होती है। इसमें मार्केट को मतलब एक इंस्टीट्यूशन या फिर एक ऐसा ग्रुप, आप ग्रुप बोल सकते हो या फिर अपॉर्चुनिटीज बोल सकते हो। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ये कि मार्केट की टर्म ये होती है। उसके बाद एक्सप्लोर ऑब्वियसली मतलब जानना पड़ताना या फिर उसके बारे में पता करना। ओके, एक्सप्लोर करना हर चीज़ों को। ऑब्वियसली जॉब मार्केट जैसे जैसे अब आप ऑब्वियसली अगर जो भी ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बीए कर रहा होगा या फिर और भी कुछ रीजन होते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ बीए वाले बच्चे पढ़ सकते हैं इसको। ओके, सो कहीं ना कहीं जो ये सब्जेक्ट है ये इंग्लिश एट वर्क प्लेस नाम से पता चलता है कि जो हमारी लाइफ में अब हम अगर जब जॉब करेंगे तो उस फील्ड में काम आने वाला है। ठीक है, सो ये उस लेवल की है, उसलिए है। अच्छा, ज़्यादा होना बोलते हुए हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है इसका नाम है एक्सप्लोरिंग जॉब मार्केट। इस फर्स्ट मॉड्यूल में हमारे 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 चैप्टर आते हैं? प्रोफाइलिंग वन सेल्फ फॉर द जॉब, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर कौन सा है? सर्चिंग फॉर द जॉब। ओके, उसके बाद थर्ड हमारा चैप्टर कौन सा है? रिस्पॉन्डिंग टू द जॉब एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जॉब एडवर्टाइजमेंट जब आती है कभी न्यूज़पेपर वगैरह में तो उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से लेटर लिखते हैं, उसमें हमने थर्ड चैप्टर में हमने ये सीखना है। और फोर्थ चैप्टर में हम सीखेंगे प्रिपेयरिंग फॉर जॉब। जब हम जब जॉब कर ली या फिर जब हमारा अपॉइंटमेंट भी हो गया फिर हम किस तरह से अपनी जॉब में काम कर सकते हैं, उस जगह पे किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, हमारा ये सब्जेक्ट होने वाला है। ओके, ये था बेसिक जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, वापस क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि जो हम हेल्प बुक लेके चल रहे हैं, राइट, उसमें क्या है, उसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल है, जो फर्स्ट ब्लॉक है, उसके ये चारों चैप्टर है ना मिक्स करके डाले हुए हैं। मतलब चारों चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो मिक्स करके डाले हुए, ना कि पर्टिकुलर इसको लेके। इसलिए मैं क्या किया आप सबके लिए हेल्प करने के लिए और आपकी और नॉलेज बढ़ाने के लिए ये जो हेल्प बुक हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इग्नो वाली। सो वो उसके साथ साथ मैंने बुक का भी कंटेंट डाला ताकि हमारा कोई भी ऐसी चीज़ है जो छूटे ना। ओके, सो आज हमारा जो फाइनल वीडियो होने वाला है, लास्ट वीडियो होने वाला है किसका, फर्स्ट ब्लॉक का। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक में जितनी भी सारी चीज़ें आप देखना, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आप जब नेट से गूगल से प्रीवियस क्वेश्चन निकालना, आप देखना कि फर्स्ट मॉड्यूल के जो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके होंगे। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ लेते हैं, फर्स्ट टॉपिक और क्वेश्चन की ओर। एक्चुअली हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन है? राइट अ टेलीफोनिक कन्वर्जेशन टू इंक्वायर अबाउट द पोस्ट ऑफ सेल ऑफिसर इन पब्लिशिंग हाउस। अच्छा, सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया हुआ है? ये आया हुआ है सेकंड चैप्टर से, सर्चिंग फॉर द जॉब। अच्छा, उस चैप्टर में से आया हुआ है। ऑब्वियसली पेपर में भी क्वेश्चन आता है इस पे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे, या फिर आपको इसको राइटिंग डायलॉग्स बोल सकते हो। ओके, सो इसके सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूँ, सबसे आसान ईजियर होता है ये चीज़। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, आपने अपने हिसाब से बताना है कि अच्छा, आपको 2 पर्सनैलिटी दे देंगे कि आप एक जगह पे राम और श्याम बैठे हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। ठीक है, आपने उन दोनों के, वो दोनों लेट कर लो या मेट्रो स्टेशन में मिले हैं या बस स्टैंड पे मिले हैं या फिर ऑफिस के इंटरव्यू से पहले मिले हैं, एक जगह पे बैठे हुए हैं दोनों, तो आपने उन दोनों की बीच में जो वार्तालाप हुई है वो बतानी है। अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो कि राम ने शाम से पहले हेलो कहा, फिर उसने हेलो किया, फिर उसने बोला आप कहाँ के हो, मतलब आपने उन दोनों के बीच में बातचीत बतानी कि क्या क्या बात हुई होगी। बट
ऑन द स्पॉट पे अगर आपको इतने अच्छे से पूरी से जो फॉर्मल तरीके से नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप अपने से भी डाल सकते हो, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हमने फॉर्मल तरीके से प्रॉपर वे में हिसाब से चलना है। ओके, सो ये वाला तरीका होता है राइटिंग डायलॉग सीखने का। अच्छा, सो राइटिंग टेलीग्राफिक कन्वर्सेशन अबाउट द सेल्स ऑफिसर इन द पब्लिक हाउस। अच्छा, तो यहाँ पर हमने किसके बारे में इंक्वायरी करनी है कि पब्लिक हाउस में जो सेल्स ऑफिसर के लिए जो पोस्ट आई है उसके लिए इंक्वायरी करना है। तो देखते हैं यहाँ पर किस किस के बीच बात हो रही है, मैरी थॉमस ओके और जोफ्री ब्लैडविन के बीच में वार्तालाप हो रही है, बात हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है। सबसे पहले मैरी थॉमस क्या बोलते हैं, इंडिगो पब्लिशर कैन आई हेल्प यू। इसका मतलब जिससे क्या सामने साबित होता है कि जो मैरी थॉमस है ये मतलब उस इंडिगो पब्लिशर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो फिल्म है जहाँ पर वो काम करती है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप किसी को होटल में जब फोन करते हो, बड़े बड़े तो रिसेप्शनिस्ट जहाँ पर तो बड़े बड़े होटल होते हैं, ठीक है, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कॉल उठाते हैं, हाउ मे आई हेल्प यू, मतलब कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। दैट इज कि वो उस होटल का स्टाफ है और आपकी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पर। ओके, सो इस बात से आपको ये साबित हो जाता है कि जो मैरी है वो पर्टिकुलरली इंडिगो पब्लिशर्स की एक स्टाफ है, एक एम्प्लॉय है। ओके, जोफ्री ब्लैडविन क्या बोलते हैं, आई वांटेड टू इंक्वायर अबाउट द पोस्ट ऑफ सेल ऑफिसर इन योर पब्लिशिंग हाउस। इसका मतलब जो ये है, ये कौन है, ये एस्पिरेंट है इस जॉब का, ठीक है, ये चाहता है ये जॉब इसको मिले, ये इसलिए इसको इंक्वायरिंग कर रहा है इसके लिए। अच्छा, अब आपने अपने से भी बना सकते हो या फिर कुछ भी ले सकते हो कि आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए थी, क्या वो जॉब अभी तक अवेलेबल है या नहीं है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या बोलते हैं। आई वांटेड टू इंक्वायर अबाउट द पोस्ट ऑफ सेल्स ऑफिसर इन योर पब्लिशिंग। मैं आपके जो पब्लिशिंग जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो सेल्स ऑफिसर के लिए जो पोस्ट निकाली है उसके बारे में आपसे पूछताछ करना चाहता हूँ, मतलब बात करना चाहता हूँ कि क्या अभी तक अवेलेबल है। उसके बाद मैरी जो थॉमस है उसको शॉर्ट में मैरी लिखा हुआ इधर। मैरी क्या बोलते हैं, होल्ड ऑन आई कनेक्ट टू यू मिस्टर उस्मान खान और सेल्स मैनेजर। अच्छा, वो सिर्फ एक नॉर्मल रिसेप्शनिस्ट है। अच्छा, जब आप कहीं पे आप बड़े होटल में गए होगे तो वहाँ पर आपने रिसेप्शनिस्ट देखा होगा, अगर आपने कुछ ऐसा कुछ पूछ लिया जिसको नहीं पता है, जो बड़ी चीज़ है अगर होटल के रूम, तो वो क्या बोलता है कि आप सर अभी इधर इंतजार कीजिए, हम अपने होटल के मैनेजर को बुलाते हैं। ऑब्वियसली मैनेजर मतलब जो होता है जो सभी स्टाफ होता है होटल का, उसमें से सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, ठीक है, और वो पूरे स्टाफ को देखता है, उस पूरे स्टाफ को इंस्पेक्ट करता है, ठीक है, सुपरवाइज करता है। सो यहाँ पर जो मैरी बोल रहे हैं, मैरी थॉमस है, वो बोलते हैं कि अभी आप एक मिनट रुको, अभी हम अपने सेल्स मैनेजर जिसका नाम मिस्टर उस्मान खान है उनको पूछ के बताते हैं कि क्या अभी भी जॉब की जो अवेलेबिलिटी है वो अभी तक है कि नहीं है। उसके बाद जोफ्री बोलते हैं थैंक यू, वो ऑब्वियसली वो शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना इतना समय में से ऑब्वियसली इसके लिए मेरे काम के लिए समय निकाला। उसके बाद मैरी बोलते हैं गो हैड यू आर थ्रो। उसके बाद जो मैरी है वो अपने बॉस उस्मान खान से परमिशन लेके कि सर आपसे कोई इंसान जो है इनको इसके बारे में इंक्वायरिंग करना चाहता है, सो उसके बारे में पूछना चाहता है। तो वो उस्मान खान उसको शायद बोलता होगा कि यस आप कनेक्ट करो मुझे उसके साथ। तो मैरी उसके बाद यहाँ से मतलब डायरेक्ट वो जो बात मैंने आपको बताई है कि उसने उस्मान खान से पूछा, उस्मान खान उसको परमिशन दे दी, वो लिखने की जरूरत नहीं आपको, उसी बार अपने माइंड में बना लेना है। उसके बाद मैरी बोलता है कि जाओ यस आप जा सकते हो उसके साथ इंटरव्यू करने में। ओके, सो ये फर्स्ट नॉर्मल इंट्रोडक्शन, आगे हम आगे भी है और देखते हैं और क्या क्या बातचीत होती है। अब यहाँ पर मैरी का काम खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक नॉर्मल रिसेप्शनिस्ट है या फिर पब्लिशिंग का एक छोटा सा स्टाफ है। अब जो मैनेजर है वहाँ का उसके बीच और जोफ्री जो एक एस्पिरेंट है उसके बीच बात होगी, मैनेजर और एक एस्पिरेंट के बीच। ओके, तो देखते हैं उस्मान को बोलते हैं हेलो, जोफ्री बोलते हैं हेलो माय नेम इज जोफ्री ब्लैडविन, आई वांटेड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सेल ऑफिसर इन योर पब्लिशिंग हाउस। ओके, तो जोफ्री यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मैं आपकी जो पब्लिशिंग है, आपकी जो एक सेंटर है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर अपनी जो सर्विसेज है उसको देना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मैं आपके जो आपने एडवर्टाइजमेंट निकाली है सेल्स ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है मैं उस पर काम करना चाहता हूँ आपके साथ, ठीक है। खान जो है मिस्टर उस्मान खान, वो क्या बोलते हैं मैं आई नो योर क्वालिफिकेशन मिस्टर ब्लैडविन इफ यू डोंट माइंड। सो ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई काम करने आएगा या फिर आप लेट करो तो आप किसी कंपनी के मालिक हो या मैनेजर, आपको कोई भी फोन करके बोल देगा कि मैं आपके साथ जॉब करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली आप उसके बारे में पता करना चाहोगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आया, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, तभी तो आप उसको वहाँ पर रिक्रूट करोगे। ऐसे थोड़ी कि कोई भी फोन करते आप मतलब अपॉइंट कर दो, ठीक है, आपको उसकी क्वालिफिकेशन पूरी तरह से जांचनी पड़ती है, तभी आप उसको जॉब दे सकते हो, ठीक है। सो खान उसमें बोलता है कि मैं क्या मैं आपकी जो क्वालिफिकेशन हैं, आपने जो अपने लाइफ में अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, आप क्या कहाँ से पढ़े हो, कितना आपकी कौन सी डिग्री है या कौन सा अपने सब्जेक्ट में वो काम किया हुआ है सेल्स मैनेजर, या फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे आप बताइए, ठीक है। क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, अपने बारे में बताना। अच्छा, जोफ्री बोलते हैं यू यस ऑफ कोर्स आई हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है। सो जो जोफ्री है वो मिस्टर उस्मान खान जो मैनेजर है उनको बोलते हैं कि मेरे पास पीजी डिग्री है कॉमर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। ओके, तो खान बोलते हैं फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन वर्किंग। सो मिस्टर खान से पूछते हैं कि आप कितने सालों से काम कर रहे हो। फिर जोफ्री बोलते हैं फॉर 3 years एंड 5 months डू यू थिंक शुड आई अप्लाई सिंस माई एक्सपीरियंस इज 1 year एंड 7 months शॉर्ट। अच्छा, सो यहाँ पर जो जोफ्री वो बोल रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया कि मैंने 3 साल और 5 महीने के लिए किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि क्या आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 1 साल और 7 महीने छोड़ की कमी की वजह से, ठीक है। लेकिन फिर मिस्टर खान बोलते हैं देयर इज नो हार्म इन अप्लाइंग बट व्हाई डोंट यू शिफ्ट टू सेलिंग बुक्स मिस्टर ब्लैडविन, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई मतलब बुराई नहीं है, बट आप सेलिंग जो है मतलब बुक्स सेलिंग्स में क्यों नहीं शिफ्ट कर देते हो, मैं जो फिर ब्लैडविन को बोल रहे हैं। ओके, सो ये तो है एक नॉर्मल दोनों के बीच को क्वालिफिकेशन, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ लिखा हुआ जो बुक में लिखा वही लिखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपका जो मन हो आप वो लिख सकते हो, बट उन दोनों की फॉर्मल टॉक होनी चाहिए, मतलब रिलेटेड होना चाहिए। मैनेजर और एक एस्पिरेंट के बीच में बात हो रही है तो आपको उस हिसाब से लिखना है। ओके,
उसके बाद जो फिर बोलता है आई वांट अ चेंज, मतलब उसके बाद खान बोलता है यू विल हैव टू लर्न मार्केटिंग ऑफ बुक्स वेरी क्विकली, वुड यू एबल टू डू दैट। ठीक है, ऑब्वियसली जो खान होता है वो उसको बोलता है कि आपको जो बुक सेलिंग है, जो उसकी मार्केटिंग जो है वो जल्दी से जल्दी सीखनी पड़ेगी, क्या आप ये कर सकते हो। जो फिर बोलता है यस आई एम विलिंग टू लर्न द ट्रेड एज फास्ट एज कैन। सो जो फिर बोलता है कि यस मैं जल्द से जल्द ये सीखना चाहूँगा। खान बोलते हैं गुड, इन दैट केस यू कम टू द ऑफिस विद रिज्यूम एंड योर सर्टिफिकेट एट 11:30 AM थर्सडे, आई होप दैट सूट्स यू। ओके, सो खान जो मिस्टर मैनेजर होता है, ठीक है, वो उसको फाइनली टाइम दे देता है इंटरव्यू का, लास्ट फाइनल इंटरव्यू का, जहाँ वो अपना रिज्यूम के साथ आ जाए। रिज्यूम आपका आई होप कब होगा, नहीं तो हम आगे जाके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे रिज्यूम का। तो रिज्यूम मतलब एक आपकी जो क्वालिफिकेशन होती हैं, आपकी जो स्कूल लेवल के सर्टिफिकेट होते हैं, आपके कैरेक्टर होता है, आपने क्या क्या किया है, आपका नाम क्या है, मतलब आपके बैकग्राउंड से आपने कौन कौन सी डिग्री है, वो होता है रिज्यूम में, एक पर्टिकुलर फाइल होती है। ठीक है, सो ये था डायलॉग राइटिंग, एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन अ मैनेजर एंड एस्पिरेंट, दैट इज योर। ओके, आई होप कि आपको समझ आई होगी। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, कोई भी इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है राइटिंग डायलॉग्स में। हाँ, अगर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है राइटिंग डायलॉग्स में, कभी कभी आपको जो है वो कुछ डायलॉग्स लिखे हुए देता है, जैसे कि अभी यस आई एम विलिंग टू लर्न ट्रेड एज फास्ट एज कैन। सो ये लाइन लिखी हुई होगी, फिर आपको उसी के रिलेटेड आगे बनानी पड़ेगी। सो समटाइम्स, लेकिन मुझे लगता है इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया, आप ये हो या फिर वो है, आप उन दोनों की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, आपको उन दोनों के बेस उस पॉइंट पे, आपको उस टॉपिक पे उन दोनों के बीच डिस्कशन लिखनी, तो आप अपने से उस टॉपिक कोई भी जो टॉपिक गिवन दिया उस पर कोई भी डायलॉग लिख सकते हैं। बट द थिंग इज कि आपको जो डायलॉग लिखोगे उस टॉपिक के रिलेटेड होने चाहिए। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप देखते हैं आप कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ओके। सो एक अगर बात करें तो हमने एक कल भी पढ़ा था राइट लेटर, और एक अभी हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है, क्या ये ईमेल है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, you have received a call from a company to appear for the interview for a post you applied soon time back. Unfortunately, you are unable to attend on the particular date. Write a letter or email to the manager HR of the company in your letter or email. Describe the purpose of writing. Explain reason for your inability to appear for the interview. Inquire if phone interview another date is possible. अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उस पोस्ट की कंपनी ने चलो आपको बोला कि ठीक है आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो, आपने अपना इंटरव्यू देने के लिए मतलब राजी कर दिया। ठीक है, बट किसी कारणवश तो उन कंपनी वालों ने आपको फ़ोन किया आपके लिए कि आप इंटरव्यू दे सकते हो, आप आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन किसी कारणवश आपको ऐसा कोई काम पड़ गया, इमरजेंसी पड़ गई कि आप उनके साथ बात नहीं कर पाए, उनके जो उन्होंने आपको फ़ोन किया था राइट आपके इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन आप उसको अटेंड नहीं कर पाए किसी कारणवश, कोई भी मजबूरी हो सकती है राइट आपकी। सो अब आपको क्या करना है कि आप उस कंपनी को वापस फ़ोन करना है कि आई एम सॉरी कि मतलब मैं कहीं और गया हुआ था या फिर मुझे कोई काम पड़ गया था, उस टाइम में आपका जो कॉल है उसको अटेंड नहीं कर पाया, मुझे मतलब उसके लिए काफ़ी खेद है। और क्या आप उसके आप क्यों लिख रहे हो, आप इसलिए लिख रहे हो कि अब आपका जो पर्पज़ क्या है लिखने का, जो वापस ईमेल आप उसको लिख रहे हो वो बताना है। उसके बाद रीज़न बताना है कि आप उस दिन क्यों कॉल नहीं उठा पाए थे जो, ठीक है, और ये भी बताना है कि इस टाइम अब क्या, अब वो तो बात उस दिन की थी, क्या पता उन्होंने उसके बाद कोई हायर कर लिया हो या नहीं कर लिया हो, तो उसके बारे में पूछना कि क्या आपने अभी तक कोई हायर किया या फिर मेरे अभी भी चांसेस है क्या मैं भी आके इंटरव्यू दे सकता हूँ। ओके, सो ये क्वेश्चन इसमें बताना है हमने। सो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मली है, जो अपने वर्ड्स में लिखना है वो लिख सकते हो। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले ये तो श्वेता शर्मा से बुक से दिया हुआ है वगैरह, या फिर अगर आपको जो नाम दिया हो तो वो हो, नहीं तो आपने कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर। उसके बाद डियर मैम या सर जो भी दिया हो, सो इस जगह पे कोई नाम नहीं दिया, इसलिए हमने ऐसे नॉर्मली रोहन रख दिया हुआ। ठीक है, आई रोहन हैव रिसीव्ड अ कॉल लेटर, ठीक है, कॉल लेटर जो कि मतलब ये कोड वगैरह है। डेट ये है, आपने कोई भी डेट लिख सकते हो, लेकिन जो डेट आप सबसे फर्स्ट इसमें तो नहीं होगी, लेकिन जो डेट आप एग्जाम में लिख रहे हो उस डेट के पहले 4-5 दिन पहले की लिखनी नहीं है। ठीक है, ओके, मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन से एक कॉल रिसीव किया, ठीक है, फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर विच वॉज एडवर्टाइज ऑन द monster.com. आई फील प्रिविलेज टू हैव बीन कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, सो ये जो रोहन है वो मैंने उसके मैनेजर जो उस कंपनी का monster.com उसके मैनेजर जो है या फिर उसकी जो भी हेड है उसको लिख रहे हैं, डियर मैम कि आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो मुझे कॉल आई थी पोस्ट मैनेजर जो कि मैनेजर की पोस्ट थी। ओके, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया। However, due to some domestic urgency, I will not able to attend the interview schedule on 10 अप्रैल। इसका मतलब आपको 10 अप्रैल की डेट आई है, तो आपको लिखना है जो मतलब वो इश्तिहार कब छपा था कहीं 10 से पहले लिखना है, और आज की डेट आप जब आज ही लेटर लिख रहे हो तो 10 के बाद लिखना है, क्योंकि आज लिख रहे हो, और 10 तारीख को फ़ोन आया था और आज के बाद मतलब 10 तारीख के 11 या 12 भी लिख सकते हो। ओके, I have to be in Ranchi and I cannot travel to Delhi on the scheduled date due to certain unforeseen domestic commitments। ठीक है, सो मैं उस टाइम रांची में था, लेकिन मैं उस टाइम एक ही दिन में रांची से दिल्ली नहीं आ सकता, क्योंकि कोई हमारे घरेलू अपने काम कोई भी हमारा ऐसा काम पड़ गया मुझे जिसकी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ पाया। ठीक है, उस दिन को
I would like to know if there is possibility of change of date for an interview, or would you like to hold a phone interview on 14th March? It is golden opportunity to work in an organization like yours, and I don't want to miss this chance. I would be really obliged if you could be needful. Thank you. अच्छा, जब भी आप किसी से बात करो obviously आपको ये दिखाना है कि मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। एटीट्यूड में बात नहीं करनी कि भाई आपको मुझे फोन है, अभी मैं इस टाइम अवेलेबल, मुझे इस टाइम फोन नहीं करना, 4 बजे के बाद नहीं कर सकता, मैं इस टाइम नहीं कर सकता। आपको उस टाइम विनम्रता से इतना बताना है कि उस दिन आपका मुझे कॉल आया था, बट किसी कारणवश मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे क्षमा है। और अब मैं आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ आगे भी काम करना चाहता हूँ। मुझे गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं आपके जैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर पाऊँगा। और क्या आप अभी भी आपके ऑफिस में मुझे नौकरी मिल सकती है? क्या उसकी पॉसिबिलिटी है? अगर है तो मैं इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ, और अगर आप फ़ोन इंटरव्यू लेना चाहते हो तो 14 मार्च को तक मैं भी अवेलेबल हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही आप बोल सकते हो स्वर्णमयी, ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना। ओके, और मैं इस चांस को, जो ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, इसको मिस नहीं करना चाहता। और एंड बस लास्ट पे, आई होप यू विल बी ओबिलाइज्ड इफ यू कुड बी नीडफुल। थैंकिंग यू। और जो लास्ट में नहीं आपको दिया नाम वही है, समझे? तो बस नॉर्मल ये लिखना है। एक्चुअली ये तो सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्मेट है, जो तरीका बताया हुआ है। बाकी आप जो अपने से भी लिख सकते हो, अपनी अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑन द स्पॉट आपको कुछ नहीं सोचा, तो बस आपने सिर्फ सिचुएशन सोचनी कि कौन क्या सिचुएशन दी गई, और उस पर सिर्फ आपने ख्याल रखने। ओके ओके, अब हमारा ये वाला टॉपिक बड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। अच्छा, आपको वो भी सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही भरनी है, बट इसमें क्या होता है, देखो लास्ट पे जब सेंटेंस खत्म होगा तो ऐसे आपको ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं वो मैच करते होंगे एक दूसरे के साथ। ओके, सो आप दोनों में, आपने उन दोनों वर्ड्स में से एक वर्ड जो एप्रोप्रिएट, जो एक सेंटेंस में बैठता हुआ, जिसका मतलब बने एक कोई पर्टिकुलर, ठीक है, आपने उस सेंटेंस को, उस वर्ड को उस सेंटेंस में डालना है। आई होप आप समझ गए। अभी आपको एग्जाम्पल की तरफ सुना दूं। आई हैव बीन इन दिस जॉब so long that I feel my career is more or less dash the अब यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है एडिटिंग में। ओके, सो मोर और लेस, यहाँ पर सिर्फ 2 शब्द आ सकते हैं। 2 शब्द कौन से दिए हुए, एक मिनट, ये तो सारा नहीं लिखना आपने ये। ओके, मोर और लेस, यहाँ पर 2 शब्द दिए हुए हैं, प्रोग्रेसिव या फिर स्टैटिक। अच्छा, मतलब मैं ये जॉब बड़ी देर से कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो मेरा करियर है वो मोर और लेस मतलब स्टैटिक सी रह रहा है, ठीक है, एक स्तर, मतलब एक ही तरफ से लगा हुआ है, एक ही तरफ से रह रहा है। ओके, स्टैटिक है, मतलब मेरा करियर जो है मोर या लेस एक स्टैटिक है बना। ओके, सो ये नॉर्मल थी फर्स्ट। सेकंड अच्छे और अच्छे से समझते हैं। सेकंड क्या है, इट इज़ इंटरेस्टिंग डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस। अच्छा, सो ये बोल रहे हैं, ये बात बहुत मुझे इंटरेस्टिंग, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बात बहुत तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू, या फिर एक्सप्लोर, या फिर एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस। ओके, सो इट इज़, आई थिंक इसका आंसर होगा टू एक्सप्लोर। ओके, इसलिए ऑब्वियसली क्योंकि आप जब यहाँ वहाँ से जब न्यू डिपार्टमेंट्स एक्सप्लोर करोगे, यहाँ देखोगे, तभी आपको जो अलग अलग कैरियर के ऑप्शंस मिल सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इट इज इंटरेस्टिंग टू एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी, ये एक्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगता है, इसका गलत मतलब होगा, लेकिन एक्सप्लोर का मतलब होगा ऑब्वियसली आप जानना। सो एक्सप्लोर तभी कर पाओगे जब आप सॉरी डिफरेंट कैरियर ऑप्शन तभी ले पाओगे जब आप जो अलग अलग पॉसिबिलिटी उसको एक्सप्लोर कर पाओगे। ओके, थर्ड इज, इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक हेल्प फ्रॉम डैश टू फाइंड अ जॉब। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत मददगार होगा, किससे, मतलब कि कोई भी नौकरी ढूंढने के लिए हमारे लिए बड़ी मददगारी होगी। हमको उससे, उसमें किससे एडवाइस लेनी चाहिए, मतलब कोई भी हम जब हम काम करते हैं, जब हम कोई भी जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए हमको किससे एडवाइस लेनी चाहिए, कंसल्टेंट से लेनी चाहिए या ऑफिस से लेनी चाहिए। ऑब्वियसली ऑफिस तो अपना अपना काम करेंगे, ऑफिस एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का एक फंक्शन करने वाली एक पावर और एक फंक्शन करने का एक यूनिट है, एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन कंसल्टेंट होते हैं, मतलब जो आपके कैरियर में आपको हेल्प करते हैं, जो आपको एडवाइस करते हैं। ओके, सो यहाँ से हमको पता लगा कि इट इज़ एडवाइजेबल टू हेल्प टेक फ्रॉम कंसल्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, समटाइम्स इन द वर्ल्ड, समटाइम्स इन डैश द वर्ल्ड जॉब्स आर नॉट एडवर्टाइज्ड। ओके, सो इस पे इसका सही आंसर क्या है, या कंसल्टेंट या कॉम्पिटिटिव। इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव होगा, क्योंकि आज के ज़माने में जैसे जब भी हम आप किसी भी प्रिपरेशन के लिए, किसी भी पेपर के लिए प्रिपरेशन करते हो या फिर कोई भी जॉब लेना चाहते हो गवर्नमेंट लाइक, राइट, तो आप सब बोलते हो कि जो भी है, मतलब हम जॉब के लिए वो कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव ज़माना है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव का मतलब जब आप एक से ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा लोग एक ही फील्ड में, मतलब एक फील्ड के लिए अप्रोच करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो वहाँ पर। लाइक अगर बात करो यूपीएससी की ही, तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। तो अब यूपीएससी जो है, यूपीएससी इस टाइम इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट और सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, राइट। उसके बाद एसएससी है, आप अपने स्टेट की सिलेक्शन होती है, और भी हैं, बैंकिंग है, रेलवेज है। ओके, जो भी है, तो आजकल के टाइम पे क्योंकि हर एक फील्ड में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है, क्योंकि जैसे कहीं ना कहीं नौकरियों की कमी है, और उसके लिए पॉपुलेशन ज़्यादा आ गई है, मतलब आप एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जो है एप्लीकेशन ज़्यादा फील होती हैं। हम जैसे जाके लगता है तो एक जॉब है, उस एक जॉब के लिए 100, 200, 300, 500, 1000, 10,000, 20,000 पोस्ट एप्लीकेंट हैं, जो एस्पिरेंट है, वो लग जाएंगे। फिर उन सभी के बीच कंपटीशन होगा एक उस जॉब को लेने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया, समटाइम्स इन डैश वर्ल्ड जॉब्स आर नॉट एडवर्टाइज। कुछ दुनिया में कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिनको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपने कभी देखा नहीं होगा कि यूपीएससी का जब फॉर्म निकलते हैं, पेपर निकलते हैं, तो टीवी वगैरह या फिर फोन पे ब्रेक आ रही है कि यूपीएससी के फॉर्म्स निकल गए, भर लो, राइट, क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती है।
अच्छा देखो, सिर्फ इतना बात होती है इन ब्लैंक्स को हटने की, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है बस। तो शब्दों को सेम सेम देते हैं, लेकिन आपको इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, बट सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से सोचना आपने कि कौन सा वाला जो है वो अच्छा बेहतर बेहतर है, ठीक है। जॉब्स और एडवर्टाइज इन डैश सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर। आज आप मुझे खुद बताओ, सॉरी हाँ, जॉब्स जॉब्स कौन से वाले सेक्शन में एक न्यूज़पेपर है पर्टिकुलर, राइट। हम देखते हैं न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज, यहाँ पर न्यूज़ भी बताई जाती है, आगे वाले जब हम पेजेस पढ़ते हैं, ठीक है, हर एक पेज का अपना होता है। किसी में स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज़ होती है, किसी में बिजनेस वाले में होती है, ओके। फिर कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के बारे में हमको देखने को मिलती है, या फिर बैंकिंग के रिलेटेड देखने को मिलती है, या फिर करंट अफेयर के देखने को मिलती है। उसके बाद कहीं ना कहीं हमको लास्ट में तो कहीं जोक वगैरह स्टोरीज मिलती है। फिर मैट्रिमोनियल साइट आपको पता ही होगी क्या होगी, जहाँ पर मैरिजेस के रिलेटेड जॉब एडवर्टाइजमेंट निकलती है कि जब लोगों को किसी जब मतलब कि कोई भी लोग जब मैरिज के लिए अपने इश्तिहार देते हैं कि इस बंदे की एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर इतनी एज है, इतनी इसने ये किया है, तो अगर कोई उनको जो चॉइस होगी कि मतलब हमको एक ऐसे इंसान की तलाश है, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो मैट्रिमोनियल साइट बोलते हैं। एक्चुअली मैट्रिमोनियल साइट के अपने इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, बट कुछ लोग इश्तिहार देते हैं अखबार में भी, ओके। फिर उसके बाद लास्ट कभी हम देखते हैं कि लोग कितने ज़्यादा लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो है लगातार जॉब्स के लिए जो है न्यूज़ निकलती रहती है। अब इस दो ऑप्शन में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं दिया, कभी कभी आपको मुश्किल पूछ जाता है जो दोनों सेम की तरह ही हो, लेकिन यहाँ पर आपको दो दिया हुआ, मैट्रिमोनियल या फिर रिक्रूटमेंट। सो अगर जॉब का एडवर्टाइजमेंट काम पे दिया जाता है, जॉब जो है वो मैट्रिमोनियल में तो दे नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली मैट्रिमोनियल में तो शादी का होता है, ऑब्वियसली लास्ट में कौन सा बचता है, रिक्रूटमेंट बचता है। हाँ, अगर यहाँ पर जॉब्स की जगह मैरिज आर एडवर्टाइज इन द डैश सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर आता, तो फिर यहाँ पर मैट्रिमोनियल आता था, ओके। अच्छा, और नेक्स्ट अब हमारा है वो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन थोड़ा आगे लिखा हुआ है, उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। आई होप कि आपने सबने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, ऑब्वियसली हर एक ने ये सब्जेक्ट ये टॉपिक पढ़ा होगा अपने लाइफ टाइम में ग्रामर में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। क्या है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ओके। सिंपल सी इसमें सिर्फ इतनी एक बात है कि एक्टिव वॉइस में जो है बात प्रेजेंट की होती है, मतलब बात अभी की हुई होती है, लेकिन उसी बात को जब हम पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी बात को जब हम दूसरे आसान भाषा में बोलते हैं, या दूसरे सेंटेंस में बोलते हैं, एक ही बात को दो सेंटेंस में बोलते हैं, तो उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हुए और अच्छे से समझाते हैं एग्जाम्पल की मदद से। उससे पहले आपको अच्छे से समझना होगा कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, ओके, जिसकी वजह से एक पूरा सेंटेंस जो है बनता है। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। द टीचर रीड्स अ बुक, ये एक्टिव वॉइस है, मतलब इसमें क्या बताया, जो टीचर है वो किताब पढ़ रहा है। अच्छा, अब इसी को पैसिव वॉइस में बोलेंगे, मतलब दूसरे सेंटेंस में बोलेंगे, पास्ट के फॉर्म में बोलेंगे, तो क्या बोलेगा, अ बुक इज रेड बाय द टीचर, टीचर के द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, मतलब अध्यापक के द्वारा किताब पढ़ी जा रही है। अभी दोनों लाइन सेम है, टीचर किताब पढ़ रहा है और किताब टीचर के द्वारा पढ़ी जा रही है, ठीक है, दोनों है ना सेम, मतलब बस सेंटेंस अलग अलग में बोलना है, ओके। इतना ज़्यादा आसान है, बस आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी इसमें। अच्छा, और उसके बाद एक और इसमें बात बताना चाहूँगा आपको मैं, कि जब एक्टिव वॉइस होगी ना, उसमें जो मेन फोकस है वो किस पे होगा, सब्जेक्ट पे होगा, मेन फोकस सब्जेक्ट में होगा, और जो पैसिव वॉइस है उसमें मेन फोकस है ऑब्जेक्ट में होगा। अच्छा, आपको एक सेंटेंस देंगे एक्टिव वॉइस का पेपर में, आपको बोलना है कि इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, ठीक है। जो ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट होगा, ऑब्वियसली जो इंसान ये काम कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे यहाँ पर टीचर के बारे में बात हो रही है, टीचर क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है, टीचर, मतलब यहाँ पर टीचर है जो सब्जेक्ट है, ठीक है, टीचर के बारे में बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है बुक, ठीक है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर बात करें तो जब पैसिव वॉइस की बात आ जाए ना, तो पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, बस इतना है। आप लोग ये बात सुन रहे, एक्टिव वॉइस में जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन यह है एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर पैसिव वॉइस की बात करो तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब का वर्ब रहेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ओके। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब अगर आपने नहीं समझा तो एक बार वीडियो वापस देख लो, आपको फिर आराम से समझाएगा। बस आपको इस इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन नहीं रखनी अपने दिमाग में, जितना है जितना आपको समझा रही, बस उतनी ज़्यादा अपने आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं देना। इतना नॉर्मल वापस एक समझा देता हूँ कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आई होप पता होगा, मतलब जिस इंसान के बारे में बात की जा रही है, जो इंसान एक पर्टिकुलर एक्टिविटी निभा रहा है वो सब्जेक्ट है, और जो काम वो कर रहा है, ठीक है, जिस पे वो कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है, जिसके बारे में कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस तो ऑब्वियसली जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें दिया जाएगा, पहले सेंटेंस दिया जाएगा, ओके। सो एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली उनके बीच वर्ब होगी, जो काम कर रहा होगा, जो हो रहा है, तो एक्टिव वॉइस ये है। अगर पैसिव वॉइस की बात करो, अगर आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, और वर्ब का वर्ब रहेगा। वर्ब को मतलब हाँ अलग बात में वर्ब भी चेंज होगी, लेकिन मतलब वर्ब जो है वो बीच में रहेगी, बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, बस इतनी सी नॉर्मल बात है। ये देखो रूल्स, चेंजिंग ऑफ पैसिव वॉइस को रूल चेंज करने के रूल्स हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन द पैसिव वॉइस एंड सब्जेक्ट इज इन द बिकम द ऑब्जेक्ट। वो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा।
The main verb is changed into the past particle, the third form of an appropriate and an appropriate form of the helping verb according to the tense, and the sentence is used. The subject in the active voice become the object and in the passive voice and generally takes it before it. अच्छा, so जो subject है सॉरी जो मेन वर्ब है वो चेंज हो जाएगी थर्ड पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। जैसे आपको आई होप कि सारी वर्ब्स के फॉर्म याद होंगे, अगर नहीं हो तो कोई बात, 6 क्लास की जो गाइड मिलती है या फिर 6 क्लास का जो आप यूट्यूब पे सिलेक्ट, तो वहाँ पर आई थिंक वहाँ पर पढ़ाई हुई है, या फिर आप कहीं में भी ये वर्ब की फॉर्म को याद करना जरूरी है अगर आपको इंग्लिश में आप अच्छी पकड़ बनानी है तो। वो जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है, राइट। सो अगर स्पीक की अगर सेंटेंस आया हो कहीं एक्टिव वॉइस में स्पीक के बारे में, तो स्पीक को आप स्पोक और स्पोकन में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, ये थे कुछ रूल्स हमने जो है सब्जेक्ट और सॉरी एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल पढ़े हैं। होप कि आपको नॉर्मल कम से कम जो बेसिक है वो समझा गया होगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑब्वियसली जिनके जो हमारे पेपर में आएंगे। बिल्कुल इस तरह से आपको पेपर में आएगा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड इनको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, ओके। सो देखते हैं एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट करते हैं। दे पुल्ड डाउन मैनी ट्रीज, ओके। सो यहाँ पर एक्टिव वॉइस के बारे में बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे है ना, ओके। पुल्ड जो है वो यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बारे, ओके। और यहाँ पर जो ट्रीज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ट्री क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ट्री के ऊपर जो है एक एक्टिविटी किनके द्वारा, उनके द्वारा की जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पर दे जो है सब्जेक्ट है, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको जैसे तरह से रूल से बताया था कि पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाएगा और वर्ब के वर्ब रहेगा, ओके। जो वर्ब को थर्ड पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। सो इसका आंसर क्या आएगा, मैनी ट्रीज वर पुल्ड डाउन, ठीक है। क्या आएगा, मैनी, ओके। सो इसका आंसर क्या आएगा, मैनी ट्रीज वर पुल्ड डाउन। आई होप आपको समझा रहा होगा, अब तो आप अपने से बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है, वी मेक वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वी सब्जेक्ट है, जो मेक है यहाँ पर वर्ब और वाटर जो है ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपने जब भी आप सॉल्व करना हो तो उसको सबसे पहले पहचाना। अब सिंपली ऑब्वियसली इसको रेसिप्रोकल में इसको उल्टा कर देंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब को वर्ब रखेंगे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। सो इसका आंसर कैसे आएगा, ओके। सो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। एक्चुअली राइटिंग इससे थोड़ी सी खराब है क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा सा लिखना मुश्किल होता है, ओके। सो वी मेक वाटर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन को अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से आ जाएगा, वाटर इज मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वाटर, उसको हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, वाटर को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया है। और मेक जो है इसको कन्वर्ट कर दिया, जो यहाँ पर जो मेक वर्ब थी वो उसको हमने कैसे में कन्वर्ट कर दिया, मेड में। और जो ओके। सो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आसानी से, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि जो एक लाइन बोली हो, आई एम ईटिंग द फूड इज द फूड इज ईटन बाई मी। सो इस तरह से नॉर्मली होते हैं, मतलब आपको ज़्यादा मुश्किल लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस एक कोई सेंटेंस होता, मतलब जैसे मैडम क्यूरी डिस्कवर रेडियम, द रेडियम इज डिस्कवर्ड बाई मैडम क्यूरी, ओके। बात वही है ना, सेम। समवन हिट माई कार फ्रॉम द बैक, इसको क्या हो जाता है, माई कार वाज हिट फ्रॉम द बैक, ठीक है। उसके बाद द फायर ब्रिगेड विल पुट आउट द फायर, द फायर विल बी पुट आउट बाय द फायर ब्रिगेड। बस नॉर्मली इस तरह से करना है। दे इलेक्टेड अ न्यू मेयर यस्टरडे, बस इसको किस तरह से करोगे, ए न्यू मेयर वाज इलेक्टेड यस्टरडे, ठीक है। ओके, होप आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कोई नहीं, मैं आपको इनके आंसर दिखाता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर एग्जांपल है, जब बात करो अगर प्रेजेंट की, प्रेजेंट होते तो उसमें अगर इंडेफिनिट प्रेजेंट एक्टिव वॉइस हो, जो पैसिव वॉइस है, जो प्रेजेंट सेंटेंस में जब एक्टिव वॉइस होती है वो इंडेफिनिट में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट कंटिन्यूस में ऐसे होती है, और पैसिव वॉइस में इस तरह से। और अगर पास्ट में दिए हो तो ही रीड अ बुक, तो ही द बुक वाज रीड बाई हिम। बस पास्ट में वाज और वाज लगाना, और प्रेजेंट में वो और प्रेजेंट में बाई लगाना है, बस। और या ईज लगाना, ठीक है। तो आसान है, कोई बात नहीं, इतनी मुश्किल नहीं है, बट इसको आपने प्रैक्टिस करते रहनी है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और फिल द ब्लैंक्स है, जो कि मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल, ठीक है। सो इसको भी बड़े अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें हमने अच्छे से वर्ब वगैरह पार्टिसिपल वगैरह भरने। अच्छा, क्या क्वेश्चन है, द डैश ब्रैकेट में लिखा हुआ टाइप लेटर्स आर रेडी फॉर डिस्पैच। ऑब्वियसली टाइप का टाइप्ड बन जाएगा, ई डी लगाना है सिर्फ यहाँ पर, ओके। प्लीज़ रिमूव द डैश ब्रेक चेयर फ्रॉम द हॉल, वी शैल हैव आवर मीटिंग हेयर, ओके। तो ब्रेक का क्या बन जाएगा यहाँ पर, ब्रोकन, ठीक है, ई एन इधर आ जाएगा, ओके। जॉन एंड राहुल रीच द डैश पॉइंट वी वेल बिफोर द अपॉइंटमेंट, दे वांटेड टू बी पंक्चुअल ऑन द डे ऑफ इनफॉर्मल एंड मीट का क्या हो जाएगा, मीटिंग, आई एन जी, है ना। आई थिंक अ लाइन इज डैश मिस इन द लेटर, प्लीज इंसर्ट इट एंड हैव इट डैश डिस्पैच्ड, ओके। सो यहाँ पर ऑब्वियसली मिस का मिसिंग आ जाएगा, आई एन जी आएगा, ठीक है। और प्लीज इंसर्ट इट हैव डिस्पैच्ड, ई डी आ जाएगा यहाँ पर, ओके। प्लीज शो मी अ फ्यू सैम्पल्स ऑफ अ डैश कवर,
सॉरी लेटर, तो ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा, सैंपल ऑफ कवरिंग लेटर, ING आ जाएगा। दिस इज डैश वेल पे जॉब, एवरीवन वांट्स इट। सो वेल पे का पेड आ जाएगा, इधर यहाँ पे जो पे है इसकी जो सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर पेड का, ठीक है, वेल पेड। नेक्स्ट क्या है, द डैश अटेंड पेशेंट लुक सेटल्ड वाइल द unattended one looked dash dissatisfied। द अटेंडेड ED, ठीक है, अटेंड के साथ ED लगाना है। द अटेंडेड पेशेंट्स लुक सेटल वाइल द अनअटेंडेड वन लुक्ड डिससेटिस्फाइड। सो यहाँ पर सब जगह ED लगाना ही है, बस ED है। ओके, सो सेंटेंस के हिसाब से देख के बताना है कि क्या सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है तो ING लगाना है, और अगर हो चुका है या फिर पास का है तो आपको ED लगाना है, बस सिंपल सी बात है। ओके, सो पिछली वीडियो में भी हमने किए थे, और ये अभी अभी मतलब ये क्वेश्चन आगे ये वाला क्वेश्चन आता है कि मतलब एक सेंटेंस जैसा आपको मतलब बताना है कि उसका क्या हो सकता है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट प्रिंटेड ऑन स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विद द न्यूज़पेपर और स्टक ऑन अ वॉल और की प्लेस टू पीपल टू सी, उसको क्या बोलते हैं, हैंडबिल्स बोलते हैं। पीपल प्लेस वेयर पीपल पुट नोटिस एंड जनरल इन्फॉर्मेशन, उसको जैसे हम देखते हैं कि कहीं कहीं जब स्कूल ये वगैरह जाते हैं तो एक पर्टिकुलर दीवार पे बोर्ड लगे होते हैं, तो ऑफिस के बाहर तो वहाँ पर यहाँ पर ऐसे बड़े ज़्यादा फॉर्म्स लगाए होते हैं, कागज़ लगाए होते हैं, या फिर आप यहाँ गलियों वगैरह में देखो तो उनको बोलते हैं नोटिस बोर्ड होते हैं, मतलब जहाँ पर नोटिस लगाए जाते हैं जब कोई भी गवर्नमेंट का स्कीम या फिर नई अपडेट आया हुआ है या फिर कोई नया टेक्निक या फिर वो भी कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आई जो लोगों के साथ शेयर करनी होती है, तो वो नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं ताकि जब भी कोई किसी की नोटिस बोर्ड पर नजर पड़ेगी तो उसको पढ़ लेगा, ठीक है। सो ऐसी जगह जहाँ पर नोटिस चिपकाए जाते हैं या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर वो पेपर लगाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नोटिस बोर्ड बोलते हैं। What one serves on the computer when one wants information? We need a telephone or a cable connection for this is internet। Obviously हर एक चीज़ जो कि आज के टाइम पे कंप्यूटर जो यूज़ करता है, ओके, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन यूज़ करने के लिए या फिर टेलीफोन कनेक्शन या फिर केबल कनेक्शन जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली क्या चाहिए, इंटरनेट ही चाहिए होता है। Another word for the network we can access using computer and cable is web, ठीक है। सो इंटरनेट के लिए, नेटवर्क के लिए अनदर वर्ड क्या होता है, WWW, आपने तो पढ़ा ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। सो यस, ये इसका आंसर आएगा वेब। दैट विच प्रोवाइड अस कनेक्टिविटी टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिले एंड टेलीकास्ट एंड विच अलाउज टू वॉच थिंग्स टेलीकास्ट एंड इन्फॉर्म ऑफ प्लेसेज एंड आवर टेलीविजन सेट्स केबल। ऑब्वियसली केबल के बिना तो कैसे ही सब कुछ आप पूछ सकते हो कि कैसे इन सभी कनेक्टिविटी मुश्किल है, ओके। सो उसके लिए केबल कनेक्शन जरूरी हो जाएगा, केबल जरूरी होती है, ठीक है। दैट विच ब्रिंग्स इन द न्यूज़ एंड अ फाउंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एवरी मॉर्निंग, हर चीज़ ऑब्वियसली कौन सी चीज़ें जो हमको जो भी TV पे जब दिखाया गया या फिर जो भी कोई भी अपडेट जो न्यूज़ चल रही होती है वो हर सुबह हमको हमारे पास हम सुबह हमको पता लग जाता है, किस तरह से पता लग जाता है, क्योंकि सवेरे सुबह 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 न्यूज़पेपर वाला आता है, न्यूज़पेपर देते हैं, ठीक है। सो वही हर एक चीज़ जो हमारे घर पे आती है जो सुबह, नहीं सॉरी हर एक चीज़ नहीं, बट वो एक चीज़, एक पेपर वर्क या फिर वो टेलीविज़न की न्यूज़ जो हर सुबह मतलब हमको हमारे घर में पेपर देने वाला आता है, तो वो क्या चीज़ होती है, न्यूज़पेपर होता है। लार्ज प्रिंटेड मैटर ऑन थिक पेपर विच वी फाइंड स्टक ऑन द पब्लिक प्लेस। ऑब्वियसली मैं जब पब्लिक प्लेस में आप जाओ तो कभी कोई मूवी आ रही है, कोई फिल्म आ रही है, या फिर कोई नया शॉपिंग मॉल खुला या फिर स्कूल खुले हैं, राइट, या फिर एडमिशन शुरू हुई है किसी स्कूल के लिए, या फिर कोई नई शॉप्स खुली है, रेस्टोरेंट खुले हैं, बार खुले हैं, तो उसके पोस्टर लगाए जाते हैं, कोई मूवी आई है, राइट, तो उसके हर जगह पे पोस्टर लगाए जाते हैं दीवारों पर। तो यहाँ पर वही पूछा कि जो लार्ज मैटर है, ठीक है, जो ऐसे प्रिंटेड पेपर हैं जो कि बड़े बड़े पेपर होते हैं जो कि दीवारों पर चिपकाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं पोस्टर्स बोलते हैं। मूवी भी आपने देखी होगी, उस पर फटा पोस्टर निकला हीरो, राइट। द डिवाइस दैट ब्रिंग्स अक्रॉस सॉन्ग्स प्ले इज न्यूज़ एंड जिंगल्स विदाउट पिक्चर। ऑब्वियसली ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि गाने भी चलाएगा, ऐसे क्या म्यूजिक भी चलाएगा, हमको न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन भी देगा, स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी देगा, ओवरऑल जो हो रहा है सब कुछ दिखाएगा, जो नॉर्मल प्रोग्राम चल रहे हैं सारा TV वाला काम करेगा, बट उसमें सिर्फ स्क्रीन नहीं है। क्या चीज़ है ऑब्वियसली सबको पता है, सबसे फर्स्ट टाइम क्या होते हैं, रेडियो होते थे वो। तो ये थे कुछ क्वेश्चन बहुत जो कि आगे वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, पिछले रिपीटेड क्वेश्चन। तो इसी के साथ जो है कहीं ना कहीं बड़ी ज़्यादा अच्छी बात है, खुश की बात है, आप अगर मेरे साथ जुड़े तो इसी के साथ जो हमारे इसी के साथ जो हमने फर्स्ट ब्लॉग शुरू किया था जिसमें हमने 4 चैप्टर पढ़े थे वो पूरे कंप्लीट होते हैं। 4 चैप्टरों के से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं BAGL 136 इंग्लिश वर्क प्लेस के, तो वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए होंगे। आई होप कि आप चाहे तो अगर विश्वास नहीं होता तो आप बुक के साथ भी कंपेयर कर देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हो। ऐसा कोई क्वेश्चन जो हमने अभी तक हमने किया, वो अलग बात है कि कोई और क्वेश्चन आ जाए, बट पैटर्न हमेशा सेम होगा। ये जैसे कि मैथ की तरह होता है, जब हम क्लास वर्क करते हैं बुक से टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन याद करके जाते हैं, बट पेपर में हम बोलते हैं कि एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कुछ नहीं आया, मतलब पैटर्न सेम हो सकते हैं, पैटर्न सेम हो जैसे अभी तक हमने पढ़े। हमने अभी लास्ट वीडियो में जैसे
जैसे हमने डायलॉग्स पढ़े या फिर अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ी, तो उनमें वर्ड्स अलग लगा सकते हैं, बट जो है पैटर्न हमेशा सेम रहेगा। उसी तरह से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इस तरह से चेंज होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, उसी तरह से डायलॉग्स लिखे जाएंगे, उसी तरह से सीवी लिखा जाएगा। अभी हम सीवी आगे भी पढ़ेंगे। सो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इन 2 वीडियो में समझ आई होगी। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो वो जरूर देख लो, उसमें मैंने आपको इग्नू की बहुत ज़्यादा डिटेल भी बताई हुई है और हमने मेन क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड ब्लॉक के चैप्टर्स के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।